पिछले कई सालों से भारत फ्रांस से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसको फ्रांस मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन अब फाइनली फ्रांस की सरकार मान गई है। क्या है ये फैसला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। साथ में शेख हसीना की भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक ही दिन के बाद बांग्लादेश की सरकार ने भारत के सामने झुकते हुए अब भारत से कौन सी मदद मांगी है, सऊदी अरेबिया और टर्की अब भारत के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं, और सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर भारत की सरकार ने कौन सा नया क्रैकडाउन किया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और फ्रांस के बारे में, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील के लिए भारत की सरकार को डिटेल्ड प्रपोजल भेज दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब इस प्रपोजल में बाकी सारी चीजें सेम है। 114 में से 94 फाइटर जेट्स यानी कि 94 राफेल मेड इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, जबकि 20 राफेल फाइटर जेट्स फ्लाई हुए कंडीशन में भारत आएंगे। ये डील 3,25,000 करोड़ रुपीस की होगी, ऑलमोस्ट $34 बिलियन की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है वो ये है कि फ्रांस भारत के राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर इंडियन ओरिजिन के वेपन्स और मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने के लिए मान गया है। भारत की जो अस्त्रा सीरीज की मिसाइल्स हैं, उसके बाद रुद्रा एम, ब्रह्मोस एनजी सीरीज और जो बाकी मिसाइल्स, म्यूनिशंस या फिर एयर लॉन्च्ड हवा से फायर करने वाले वेपन्स हैं, वो भी अब राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर फिट किए जा सकते हैं और उसकी फैसिलिटी भी भारत के अंदर ही दी जाएगी। कहने का मतलब है कि अब भारत को बार बार फ्रांस के पास अपने राफेल फाइटर जेट्स भेजने नहीं पड़ेंगे। भारत के अंदर ही ये सारे वेपन्स राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर हम आसानी से फिट कर पाएंगे। अब ये जो इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन होगा, क्या इसके लिए फ्रांस भारत को लाइसेंस देगा, हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को सोर्स कोड प्रोवाइड करेगा, या भारत में अपनी एक MRO फैसिलिटी खोलकर खुद ही इंटीग्रेशन का काम देखेगा? इसकी क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आई है और हो सकता है कि आगे कुछ ही दिनों के अंदर इसके ऊपर भी ज्यादा क्लैरिटी सामने आए। लेकिन गुड न्यूज ये है कि फ्रांस भारत की मिसाइल्स और हमारे वेपन्स को राफेल फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट करने के लिए फाइनली मान गया है, जिसको लेकर ये डील अटक रही थी। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो 3,25,000 करोड़ रुपीस की डील है, इसमें से 1,60,000 करोड़ रुपीस इंडिजीनियस कंटेंट के ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसका मतलब है कि डसॉल्ट एविएशन जो भारत में राफेल फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करेगी, उसमें फिट होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, 1,60,000 करोड़ रुपीस की कीमत के वो भारत की कंपनी से परचेज करने पड़ेंगे और बाकी का डसॉल्ट एविएशन अपनी मर्जी से फ्रेंच या किसी और इंटरनेशनल कंपनी से परचेज कर सकती है। परसेंटेज की टर्म्स में देखा जाए तो 3,25,000 करोड़ रुपीस में से 1,60,000 करोड़ रुपीस बनता है 49.2%, यानी कि डील की कॉस्ट का ऑलमोस्ट 50% पैसा वापस से इंडियन कंपनीज के पास आएगा, जिससे न सिर्फ भारत में जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि भारत की इंडस्ट्री के प्लेयर्स इंडियन कंपनीज को डसॉल्ट एविएशन की ग्लोबल सप्लाई चेन में घुसने का मौका मिलेगा। फ्यूचर में भी ये कंपनीज डसॉल्ट एविएशन को अपने पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई करती रहेंगी। अब इस डील को लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, कोई और इनसाइड स्टोरी सामने आएगी तो आपको वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत को डीजल की सप्लाई बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है, यानी एडिशनल डीजल सप्लाई बांग्लादेश को भेजने के लिए कहा है। बांग्लादेश के पावर एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज मिनिस्टर इकबाल हसन महमूद ने खुद ये जानकारी दी है और कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो कि ऑयल पाइपलाइन अभी तक चल रही है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, हमने उस पाइपलाइन के थ्रू भारत से डीजल सप्लाई को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। न्यूज आ रही है कि पावर एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज मिनिस्टर इकबाल हसन महमूद ने इंडियन हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी सर के साथ बकायदा मीटिंग भी की है और ये मीटिंग दिल्ली में शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक एक दिन के बाद हुई है, इसलिए सबकी नजर इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के ऊपर थी। मसला ये है कि बांग्लादेश की सरकार इस समय काफी मजबूर स्थिति में आ गई है। बांग्लादेश के कई पावर प्लांट्स डीजल के ऊपर चलते हैं या फिर डीजल को बैकअप फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। गैस की शॉर्टेज के बाद डीजल के ऊपर डिपेंडेंस बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, वो भी आज की डेट में बिजली की कमी के कारण डीजल जनरेटर्स के ऊपर चल रही हैं। डीजल की शॉर्टेज होने से प्रोडक्शन स्लो हो रही है और इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर में डीजल की कमी को तो उसको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश की मजबूरी है, इसलिए उन्होंने शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी भारत से मदद मांगी है, वरना अगर ये कंफर्टेबल पोजीशन में होते तो ना जाने भारत के खिलाफ क्या कदम उठा लेते। इस रिक्वेस्ट से एक बात तो ये प्रूव होती है कि बांग्लादेश चाहे जितना मर्जी नाराज हो जाए, कई सारी चीजों के लिए उनको मजबूरी में ही लेकिन भारत के आगे हाथ फैलाने तो पड़ेंगे ही। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सऊदी अरेबिया से, जहां पर पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब इस्लामिक नाटो की शुरुआत करने जा रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए हैं और आज टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान भी सऊदी अरब आ रहे हैं
और आज ये तीनों लीडर्स एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं जिसको इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शहबाज शरीफ के साथ पिछले 2 दिन से सऊदी अरेबिया में डेरा डालकर बैठा है। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक ये तीनों देशों के बीच डिफेंस एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन अगर टर्की सच में सऊदी अरब और पाकिस्तान के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करता है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अगली बार भारत को अकेले पाकिस्तान नहीं, टर्की और सऊदी अरेबिया को भी फेस करना पड़ेगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए हम शाम तक वेट कर देखते हैं कि ये तीनों देश मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कॉल कर इंडिया इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के ऊपर बात की है और वेस्ट एशिया में जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर भी दोनों लीडर्स ने चर्चा की है। ये कॉल इजराइल की रिक्वेस्ट के ऊपर हुई थी और एक रूटीन कॉल है। पहले गाजा और अब ईरान सिचुएशन के बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 2-4 महीने के बाद हमेशा एक बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल कर लूप में जरूर लेते हैं और ब्रीफ करते हैं कि इजराइल की क्या पोजीशन है, इजराइल क्या स्टेप उठा रहा है, उसका क्या कारण है। इस चीज को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहा जाता है, अपने मित्र देशों को भरोसे में लेना। बस ये वही कॉल थी, कोई बड़ी अनाउंसमेंट इस कॉल के बाद नहीं हुई है। वैसे कई लोग बोलते हैं कि भारत को इजराइल के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इजराइल को हथियार सप्लाई नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि अगर पाकिस्तान का ये इस्लामिक नाटो वाला सपना पूरा हो जाता है और इसमें 5-7 मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ मिलकर इसको साइन कर लेते हैं, कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो फिर उस केस में एक ही देश है जो भारत का साथ देगा और वो देश है इजराइल। क्योंकि भारत और इजराइल बेसिकली एक ही तरीके के एनिमी से लड़ रहे हैं, जो कि ये रेडिकल इस्लाम और कट्टरपंथी ताकतें जिनका सहारा लेकर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले कर रहा है। इसलिए इजराइली भारत का दुख दर्द समझ सकता है। जब भारत इजराइल को हथियार भेजता है, हम सिर्फ इजराइल की मदद नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा कर भारत अपनी खुद की भी मदद कर रहा होता है, क्योंकि कल को जब भारत मुसीबत में होगा, इजराइल इसको मल्टीप्लाई कर कई गुना ज्यादा भारत की मदद करेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में डिजिटल कंप्लायंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया कंपनीज के लिए अनलॉफुल कंटेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बनाए गए फेक और इलीगल कंटेंट को हटाने का टाइम ड्रास्टिकली कम कर दिया है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इलीगल कंटेंट, फेक वीडियोस, एआई जनरेटेड डीफेक पिक्चर्स को हटाने के लिए 36 घंटे का समय दिया जाता था, 36 आवर्स। लेकिन अब मोदी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर इसको 3 घंटे के अंदर रिमूव या ब्लॉक करना कंपलसरी कर दिया है। यानी 36 नहीं, अब 3 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही एक और बड़ा रूल इंट्रोड्यूस किया गया है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी एआई जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट होगा, ऐसा कंटेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस की मदद से बनाया गया होगा, उसके ऊपर लेबल लगाकर ऑडियंस को इन्फॉर्म करना जरूरी हो गया है कि ये एआई कंटेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है। अब इस डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्विटर यानी कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप इस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ टेकडाउन स्पीड ही नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग भी मैंडेटरी हो गई है, ताकि इलीगल, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग, मिसलीडिंग या फ्रॉड एआई कंटेंट से कोई भी नुकसान ना हो। गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले कुछ सालों में खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मिस इन्फॉर्मेशन, डीफेक वीडियोस और कम्युनल प्रोपेगेंडा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए 36 घंटे का रिस्पांस टाइम काफी स्लो पड़ रहा है। आईटी मिनिस्ट्री ने क्लियर डायरेक्शन दी है कि अगर भारत की सरकार किसी भी कंटेंट को इलीगल, एंटी नेशनल, टेरर प्रोपेगेंडा या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाला डिक्लेयर करती है तो फिर 3 घंटे के अंदर ही इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, वरना कंपनीज के ऊपर हैवी पेनल्टीज और लीगल एक्शन भी पॉसिबल होगा। मसला यह है कि भारत का इंटरनेट यूजर बेस आज की डेट में 85 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है और इतनी मैसिव डिजिटल पॉपुलेशन के साथ स्पीड सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। एक फेक वीडियो या एडिटेड क्लिप कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ों यूजर्स तक पहुंच सकती है और अगर प्लेटफॉर्म 24 से 36 घंटे के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन लेता है तो फिर ग्राउंड के ऊपर डैमेज ऑलरेडी हो गया होता है, गलत नैरेटिव फैल जाता है, फिर चाहे वो किसी इंसान की फेक वीडियो, कम्युनिटीज के बीच कम्युनल टेंशन पैदा करने वाली पोस्ट हो जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं, या फिर देश की सिक्योरिटी से संबंधित कोई फेक नैरेटिव फैल सकता है। इनका डैमेज इरिवर्सिबल होता है। ऊपर से आज की डेट में एआई के फेस स्वैपिंग और फेस मैनिपुलेशन फीचर्स का इस्तेमाल कर न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनालिटीज की डीप फेक वीडियोस और फोटोज बनाई जा रही हैं, बल्कि आम महिलाओं, लड़कियों की भी लोग डीप फेक वीडियोस या फोटो बनाकर वायरल कर लेते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ऐसे कंटेंट को रिमूव करने में 36 घंटे का समय लिया गया तो फिर डैमेज काफी ज्यादा पहले ही हो जाता है, जिसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए 3 घंटे का टाइम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी एंगल है
ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान और चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई थी। नैरेटिव पुश करने के लिए पाकिस्तान ने क्रैश हुए फाइटर जेट्स की फेक पिक्चर्स और मैनिपुलेटेड वीडियोस वायरल की थी, जिसमें दिखाया गया था कि भारत के राफेल फाइटर जेट्स ऑपरेशन सिंदूर में डाउन हो गए हैं, इंडियन एयरफोर्स हताश हो गई है और भारत युद्ध हार गया है। उस समय सोशल मीडिया कंपनीज ने इस तरह की पोस्ट को टेक डाउन करने में काफी समय लगाया था। उसी समय से भारत सरकार ये नया फ्रेमवर्क रेडी कर रही थी। वैसे आपको क्या लगता है कि ये 36 घंटे से 3 घंटे करने का फैसला सही है, हाँ या फिर ना? इससे सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।